सुप्रभात, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की घड़ी आ चुकी है हैं? और इस ठंडी में भी गर्माहट का अनुभव और माहौल और यह सुगबुगाहट आप लोग के समक्ष नया साल, नई उम्मीद और नए जोश के साथ प्रारंभ होने वाला है। और दोस्तों, इसी की कड़ी के साथ मैं लगभग 2 घंटे की क्लास आज आपके समक्ष कक्षा 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी के इकाई जिसको हम बोलते हैं, जिसमें है जीव जगत में विविधता। ठीक है। तो इसके पहले अध्याय जिसका नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, है ना? तो दोस्तों, आज से लगभग वर्ष वर्ष पहले मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा या फिर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा टॉपिक्स को लेकर मैं आया हूँ कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो काफी ज्यादा बकैती ना करते हुए आप टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है? तो पिछला साल की बातें पिछली साल नहीं छोड़ देते हैं और नए जोश के साथ फिर से आप लोग का एक लाइक चाहिए। और मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि दोस्तों, जो बच्चे अभी तक से पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब बायोलॉजी का क ख ग घ तक नहीं समझे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप उनको भी साथ में ले लीजिए और बता दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। और चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है? एक मिनट अपना हाईलाइटर ले लेते तो आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का जो क्लास 11th का है विषय, ठीक है? तो इसमें हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? विज्ञान के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? विज्ञान के बारे में। दूसरा पे ले लें, विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विज्ञान किसे मिल हम लोग सुनते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान बचपन से रट के बैठे जिसमें विशेष ज्ञान मिलता है तो उसे हम विज्ञान करते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि जिसमें विशेष ज्ञान मिलता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन अभी हमें इसका व्यवहारिक ज्ञान जानना जरूरी है कि क्या क्या आखिर इस विज्ञान का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। अच्छा, आप बताओ, अगर आपके सर आपको बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो उसमें भी विज्ञान का रोल है, क्योंकि जब लिखावट होता है ना, तो वहां पर घर्षण नहीं होगा। चिकनाहट अगर रहेगी तो लिखावट नहीं हो पाएगा। इसलिए घर्षण घर्षण भी विज्ञान से टॉपिक से। आप डेली देखते हैं कि सूर्य सुबह में जब निकलता है तो या सन सेट जब होता है, मतलब सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूर्य की किरणें लाल होती हैं। बताओ क्यों? ये भी तो प्रकीर्णन का कारण होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नहीं, सिक्का चला जाता है एक कांच के ग्लास में, तो आपको उभरा हुआ प्रतीत होता है। ये भी विज्ञान का है। तो विज्ञान ही हमें बताता है कि आखिर अब कोई भी वस्तु ऊपर, अब न्यूटन ने खोजा था ना कि कोई वस्तु अगर आप फेंकेंगे ऊपर तो वो नीचे आता है, क्योंकि उसमें हमारे पृथ्वी में, अर्थ में भी ग्रेविटेशन है। तो ये मेनली हम जो चीज देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, सब विज्ञान से ही उत्पन्न है। अगर हम इसको अनुभव करें या समझें तो काफी हद तक इन बारीकियों को अच्छे से समझें तो हमें समझ में आएगी। अब समझो, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा, विज्ञान को आपने जाना है कि विज्ञान को अब हम ऐसे तो नहीं, ऐसे बांटा गया है। अगर क्लास 5 में थे तो आप विज्ञान को एक विज्ञान विषय के रूप में जानते थे, लेकिन उसका भी एक अलग अलग शाखा बनाई गई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भौतिक, भौतिक की चीज को आप फिजिक्स बोलते हो। हाँ, बढ़िया बढ़िया लोगों का काम जाता है शरीर इतना न्यूमेरिकल का इसने भी कहा है। फिर रसायन, है ना? तो रसायन, रसायन विज्ञान भी, मतलब जिसको केमिस्ट्री बोलते हो, केमिस्ट्री। देखो भाई, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ये है तो आप थोड़ा सा देखिएगा। मुझे पेंटेड चलाने का उतना वो नहीं है, गहरा अनुभव नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलकर भी समझा रहा हूँ और आपको लिख कर भी बता रहा हूँ। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, यानी बायोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। देखो बेटा, इसका अर्थ ही होता है, बायो मतलब क्या होता है बताओ? बायो मतलब होता ही है जीवन, जीव। और लोगी, लोगी मतलब होता है लोगस, स्टडी, स्टडी। तो मतलब आप बताओ कि जिसमें जीवन, जीव से संबंधित अध्ययन करेंगे उसी को तो बायोलॉजी बोलेंगे ना। अब हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को फर्दर दो शाखाओं में डिवाइड डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सा? तो पहला देखो, बायोलॉजी को अगर हम लोग देखते हैं तो बायोलॉजी को पहले बोलते हैं ना जीव, देखिए, जंतु, जंतु विज्ञान बोलते हैं। एक एक किताब आपकी 11th में है जंतु विज्ञान, क्या नाम है उसका? जंतु विज्ञान। और दूसरा है बॉटनी, जिसको बोलते हैं पादप, पादप विज्ञान। तो देखिए, मेनली हम लोग दो अभी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जूलॉजी, जू। देखो यहाँ जीव, देखो यहाँ बायोलॉजी था, यहाँ जूलॉजी है, लॉजी। और एक होता है बोटनी। तो अभी हम लोग आज
इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जियोलॉजी और बॉटनी दोनों को समृद्ध करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी अभी एक बात उठता है कि जो बायोलॉजी जो शब्द था किसने दिया है, तो इसको दिया है लेमार्क। बेटा लेमार्क जो थे ना, ये फ्रांस के थे। फ्रांस एक देश है, जैसे हमारा भारत देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऐसे देश है, उसी तरह फ्रांस भी एक देश है। उसी तरह एक जर्मनी भी देश है। अभी सब मैप के नक्शे पर समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप समझ लो कि लेमार्क और ट्रेविडनस ने ही जियोलॉजी जो शब्द है, जो सॉरी सॉरी बायोलॉजी जो शब्द है उसको दिया था, ठीक है। तो जीव विज्ञान का, लेकिन देखो देखो, खोज शब्द कोई और देता है और खोज कोई और करता है, उसमें शोध कुछ और करता है। मतलब सबसे पहले अगर बायोलॉजी के बारे में बताने वाले थे तो वो अरस्तु थे, ठीक है, उन्होंने बताया। लेकिन नामकरण जैसे नहीं होता कि घर में लड़का पैदा हो गया, तो लड़का पैदा हुआ है, बचवा पैदा हुआ है, मुन्नी पैदा हुई है, हाँ, पापा की परी पैदा हुई, तो नामकरण उसका कभी कभी हो जाता है कि ननिहाल की वजह से, ननिहाल की तरफ से मौसी रख देंगे, चाहे नानी रख देंगी, कोई भी रख देता है। इधर दादी, अम्मा बुआ कोई भी रख देता है। तो जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि जो बायोलॉजी के जनक हैं वही उनका शब्द भी दिए। तो नामकरण किए हैं कौन? लेमार्क और ट्रेविरनस ने। हाँ हाँ, सही पकड़े बेटा। सूरज दिखता सही बोले, की बोले यार तुम। जर्मनी और फ्रांस, देखो ये दोनों देश नक्शे पर आपने देखा होगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पड़ा होता, जर्मनी फ्रांस में दोनों का एकदम टाटा भी रहता था, नहीं? हिटलर जर्मनी का था, समझे कि नहीं? फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट, सब समझ में आया? फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होगे ना? चलो खैर, वो अलग टॉपिक हो जाता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री देखो, बायोलॉजी, अब सोचो, बायोलॉजी इतना आसान है। आप केवल आप ये समझो कि बायोलॉजी का हमारे जीवन में कितना जरूरत है, आप समझो ना कि स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी इसका जरूरत है। अरे दवाइयाँ मुख्य इसी से तो बनती हैं। हाँ, तो दवाइयाँ हो गई, पौधों और जानवरों से बनती है जो कई दवाइयाँ हैं जो। और टीका का जो आप देखते हो, बीसीजी, डीपीटी, ये सब बीमारियों से लड़ने के लिए जो जैविक टीके होते हैं, टीका, अरे माथा पर टीका लगाने वाला नहीं रे, वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। तो ये जब टीके होते हैं, ये सब कहाँ से बनते हैं? ये सब जो बायोलॉजी पढ़े होते हैं ना, यही टीके बनाते हैं। इन्हीं, अब कुछ बैक्टीरिया, फंगस, इसका उपयोग कर करके बनाया जाता है, पेंसिलियम है ना, प्रतिजैविक है। तो बहुत सारे डॉक्टर और नर्स के क्षेत्र में बायोलॉजी का बहुत योगदान है। आप देखो डॉक्टरों का कितना कितना फीस है। तो यही नहीं, ये हमारे जीवन के आंतरिक अंगों को भी समझने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बायोलॉजी का तो बहुत हमारे जीवन में, खेती में तुम जाते हो, खेती किसानी में, तो जितने भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ये बोलते हैं इसको खरपतवार नाशक, ये सब जितने भी हाइब्रिड सीड दिखो, पहले के आम कितने छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ होते थे, छोटी छोटी आम भुट्टी भुट्टी होता है। अब देखो छोटे छोटे पेड़ है, बड़का बड़का आम फल रहा है, अमरूद है तो एक खाओगे। पहले के जो था अमरूद तो भुटकुइया भुटकुइया थे। तो अब देखो, हाँ, धान के भी तो टिंकू जिया, पिंटू जिया, कावेरी कृष्णा, कंस, बहुत सारे ऐसे, चिंटू जिया, बहुत सारे ऐसे किस्में हो गए। हरित क्रांति, हाँ, एम एस स्वामीनाथन। वेरी गुड वेरी गुड अभिनव, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ये कहने का मतलब है कि बायोलॉजी तो, अभी देखो बायो फर्टिलाइजर कितने बनाए जाते हैं, तो ये सब चीजें बायोलॉजी हमारे जीवन में तो वो चारों तरफ से हमें घिरा हुआ है, हम लोग उसको फील नहीं कर पा रहे। आप आपने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, आपको इसको विषय के रूप में देखा है ना। इसको विषय के रूप से हटकर आप देखो, तो इसको आनंद तो लो इसका। इसीलिए तो कह रहे हैं कि एकदम बहुत सारे बच्चे ना तो हबड़ा जाते हैं। अरे आपको, देखिए ये ट्रेन का बोगी है, तो इंजन पर जो ड्राइवरिंग का सीट है, ये हमें दे दो, हमें चलाने दो अपने हिसाब से। आप लोग काफी हबड़े जाते हो, सर जी हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, कैसे करवाइए, ज्यादा वर्क है। ये सब देखो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन कुछ अपनी भी मजबूरियां रहती है ना भाई। तुम देखो, तालियां दोनों तरफ से बजती है। आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा आप, ज्ञान है, ज्ञान को बांटोगे तो बढ़ता है रहता है। आप इसको शेयर तो करो अगले के पास। हमें भी देखो, हमें भी मौका दो, हमें समझाने का मौका। हम कभी किसी को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं भाई। आप सीट पर बैठ के, एकदम कोने वाला सीट पर बैठ के, एकदम खिड़की की तरफ बाहर का एंजॉय लेते रहो। आप घबराने से नहीं। अब बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ लिया, बहुत पहले ही जान लिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो भाई। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा है। सब्र का फल मीठा है, सवेरे का फल और भी मीठा होता है। तो ये चीजें मैंने बताया कि आपको एकदम एंजॉय, बेसिक आपको क्या जो चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, अब चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में, सबके लिए एक ही काजल है। ये एनसीईआरटी जो है ना बुक, ये सबके लिए है। तो आप इसको घबराओ नहीं, लाइटली वे में लो। अब चलो चलते हैं, ज्यादा मतलब इसमें क्लास मेरी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला अभी?
हाँ, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक अगर पूछेगा और जंतु विज्ञान के जनक, अच्छा जूलॉजी यार, जू मैंने जू, अरे तुम्हारे सिरवा में पड़ता है ना, क्या बोलते हो, ढील, जू, उसी को तो मैं बोल रहा हूँ, जू। जू जंतु से याद कर लो, जंतु, जूलॉजी। जू चिड़ियाघर जानते हो ना, जंतु विज्ञान, बॉटनी, पादप विज्ञान कैसे नहीं याद होगा है? तो मैंने बोला ना, जीव विज्ञान जो होता है ना, हर जीवन में हमारे हर एक तरफ है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक, चाहे कोनो भी चीज, बायोटेक्नोलॉजी से एक एक चीजें इसे बना देने का, आपका डीएनए चेंज करके करके वेरिएंट पैदा कर दे रहा है ना, नए नए चीजें विकसित कर दे रहा है। तो जियोलॉजी तो हमारे जीवन में, मतलब बायोलॉजी तो हमारे जीवन में चारों तरफ है, ठीक है। तो चलिए आप, मैं आपको कुछ बता दूं, इसके जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, अभी लिंक देखिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना सारा। मतलब जितने भी क्लासेस हैं, मैं उसका पीरियड आपको फ्री में एकदम प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप हमारे मतलब छोटे भाई समान है, छोटे बहन समान है। हम पैसा के लिए नहीं, देखो, मानते हैं कि पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा के बिना कोई काम चलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि, देखो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं मानता हूँ ये एकदम मतलब कम है, लेकिन ये बम है, बम है। जहां गिरेंगे विस्फोट ही करेंगे। हमें नहीं चाहिए 50,000, हमें नहीं चाहिए 40,000 बच्चों का एकदम मतलब फालतू समूह बनाना, हमें चाहिए, और चाहिए केवल 30 ही बच्चे हों, 50 ही बच्चे हों, 100 ही बच्चे हों, 1000 ही बच्चे हों, लेकिन ये इनका सिलेक्शन चाहिए हमें। ये क्लास 12th 11 12th ही तो चल जाएगा यार, ऐसे ही कारवां है, गुजर जाएगा एक दिन। ये आप अपने जीवन में कहीं सफल हो जाए, बस यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है ना। हाँ, ये तो सही सही बोल रही हो रश्मि। देखो, कहते हैं ना कि तुम गाली दो, रे कहो, कुछ भी कहो, सर कहो, जो भी कहो, सब चलेगा, लेकिन जिस दिन सक्सेस नहीं हुए ना, सफल नहीं हुए ना, उस दिन ये दिल में बहुत खलेगा। तो बात को हमारी थोड़ा गहराई से सोचा करो। वनस्पति विज्ञान के जनक अगर हम बोलेंगे तो देखो, थियोफ्रेस्टस, देखो एक बात बता दूं मैं बेटा, थियोफ्रेस्टस इधर, देखो, थियोफ्रेस्टस, ये कौन थे? ये बृहस्पति विज्ञान के जनक थे। अच्छा, इनका एकदम आसान से मैं बता रहा हूँ, इनका पुस्तक जो था ना, हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, देखो बेटा याद रखो, हिस्टोरिया, हिस्ट्री से याद रखो, हिस्टोरिया प्लांट नेनम। देखो प्लांट मैंने क्या होता है, तब हिस्टोरिया प्लांट पौधा होता है। तो अच्छा, जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो जंतु विज्ञान के वही लिख लो, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। कौन है? एनिमेलिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जंतु विज्ञान के जनक देखो, जनक कौन थे, अभी बता रहे हैं। देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के जनक थे, वे थे अरस्तु। देखो, अरस्तु को है ना, देखो बता रहा हूं मैं, देखो क्या है ना कि इनको ही जीव विज्ञान का भी जनक बोलते हैं, और जंतु विज्ञान का भी। चूंकि हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में बहुत ज्यादा हद तक हमें जंतु से रिलेटेड पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं, मानते ही नहीं, माना गया है कि अरस्तु ही। अरस्तु कौन थे भाई? देखो ये क्या बात कर दी है, अरिस्टोटल लिखा है, कहीं अरस्तु लिखा है? अरस्तु तो सिकंदर के गुरु थे। हाँ हाँ, वही सिकंदर, हाँ, लड़कुआ जो मैसेडोनिया मकदोनिया का शासक था, फिलिप का पुत्र था मैसेडोनिया, हाँ ना, रेक्सोना, हाँ उसकी पत्नी थी रेक्सोना। तो पूरा से हम विस्तारता और झेलम का युद्ध हुआ था। अरे यार, आप लोग हिस्ट्री में कहाँ पहुंच गए हैं? तो ये सब तो आपको तो मैं ट्रिक से बताया था ना, हिस्ट्री में बताया था, आसपास बताया था कि नहीं? आज से आसपास बताया था। हम्म, ठीक है ठीक है। तो अरे, ऐसे सिकंदर, ऐसे अरस्तु, पी से प्लूटो, यह से सुकरात, ऐसे अफलातून, ठीक है। ये सब याद रखो यार, सब थोड़ी अभी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं तुम लोग ना, बीच में बेल्ट फेंक देते हो, देखो ये चीजें हम लोग जिसमें टॉपिक में उसी में चल रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आपको, आप एक पेन और कॉपी उठाई लो भाई, थोड़ा रजाई से निकलो, तो थोड़ा एक पेन कॉपी उठाओ, लिख लो। मैं जैसे जैसे, अब नोट्स देखो बनाने का समय तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उस तरह आप अगर करोगे ना, तो आप आपको कुछ अपने से लिखोगे ना, तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखता हूँ, देखो लिखो, विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, साइंस। देखो, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों का, प्राकृतिक, प्रकृति में उपस्थित
प्रेजेंट जो जितने भी मैटर हैं पदार्थों का पदार्थों का क्रमबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन अध्ययन तथा उससे प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। समझ आया? अब जितने भी लिविंग मैटर आप देख रहे हो या नॉन लिविंग जो भी चीजें आप देख रहे हो प्रकृति में जो भी उपस्थित है उन सब पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूँ? सिस्टेमेटिक तरीके से। अब ये नहीं कि अभी पढ़े हो मतलब बायोलॉजी में आपको जीव के बारे में पता ही नहीं है, सजीव निर्जीव पता ही नहीं है कि चल दिए बताइए बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्रोम बेस सार बताइए, अब कैसे हम समझाएंगे? तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक तरीका होता है। अब इसी तरीका को मैं आपके सामने निजात करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझना। विज्ञान कहते हैं ना, ठीक है। अब देखो, क्या विज्ञान के प्रकार मैंने बताया, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम पढ़ते हैं विज्ञान के प्रकार के बारे में, तो कितने प्रकार अभी बताया मैंने? बताओ, आप बताओ, अपने से बताओ। हाँ, पहला क्या बताया? भौतिक। कोई भी हो सकता है पहला, दूसरा से मतलब भौतिकी। दूसरा क्या है? रसायन। रसायन। और तीसरा क्या बताया कि गुरु जी? तीसरा जीव विज्ञान है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान है जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं ना। बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवेरिनस। आप बोलते रहोगे ना तो आपको याद रहता रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी किसे बोलते हैं। बायोलॉजी किसे बोलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो, इसको नोट डाउन करो। बायोलॉजी। बायोलॉजी हमने बताया ना इसको, लेमार्क और ट्रेवेलियस ने दिया था। देखिए, यह विज्ञान की यह विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतर्गत जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का, आराम से बना लोगे अपने से, समझ में ना। अब रट के नहीं लिख सकते, को पढ़ना पड़ेगा। ये एक बार समझ लोगे सब समझ आएगा। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? समस्त जीवधारियों के तो बारे में पढ़ते हैं। समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हाँ, स्टडी किया जाता है, किया जाता। समझे ना? तो इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। तो आपको क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछा करो। अभी हमने बताया कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव। आप कहोगे सर जी क्लास 5 का कहाँ बता रहे? अरे बच्चा बा मैं कखो गो वाला ढेर हूँ थोड़ा समझ में आवता तो ठीक है। लिविंग। लिविंग देखो, तुम समझ रहे हो कि हमारे जैसा ना। देखो इसमें बता रहे हैं, बहुत तरह के बच्चे हैं जो शुरू से लेके 9 से लेके 10 तक पढ़ गए। इन लोग को कभी किताबों खरीदे हैं? इन लोग इनसे ही पूछ लो, आपके दोस्त ही हैं, पूछना कभी। किताब का पैसा बाबूजी देते हुए तो ले जाके बेच के सब खरीदता है। हाँ, हाँ, दूसरे को आइसक्रीम खिलाते थे सब। तो देखो, इसमें कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं। ये क्लास 5 का से ही मतलब थोड़ा सा इसका है। देखो, हमें तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, जो चल फिर सकता है, जो सांस लेता है, इसे नहीं लिखना पड़ेगा। जैविक क्रिया में सारे कुछ होते हैं। जैसे देखो, जैविक क्रिया विटल एक्टिविटी किसे कहते हैं? विटल एक्टिविटीज कहते हैं। वाइटल एक्टिविटी, ये पोषण को, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं आप इंग्लिश में, श्वसन को। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बेटा, हमने मेनली ऐसा नहीं है कि मैं बाइलिंगुअल दोनों का प्रयोग करूंगा, ठीक है। लेकिन लिखूंगा हिंदी, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखूंगा हिंदी में। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। श्वसन को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। श्वसन हो गया, और क्या हो गया बताओ? और उत्सर्जन हो गया। ये सब कार्य करते हैं ना, उत्सर्जन हो गया। और क्या होता है? गति हो गया, वृद्धि हो गया। ये सब वाइटल एक्टिविटीज होता है कि नहीं होता है? वृद्धि हो गया, एक मिनट, वृद्धि का लिखा है,
वृद्धि हो गया, और जन्म क्रियाएं होती हैं। जन्म क्रिया प्रजनन जिसको बोलते हैं, प्रजनन क्रियाएं ये सब जितने भी वाइटल एक्टिविटी जिसमें शामिल है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सजीव बोलते हैं। बोलते हैं ना? तो सजीव, अच्छा मान लो अब हम बोलते हैं सजीव, तो सजीवों के कुछ अभिलाक्षिक लक्षण भी होते हैं। देखिए, एक मिनट, किसको सजीव बोलेंगे? तो सजीव के कुछ लक्षण होने चाहिए ना। सजीव के कुछ अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं। अभिलाक्षणिक, ऐसे एक मिनट, आप बताओ, आप सजीव कैसे दिखते हो? जो अनिर्जीव में क्या भेद करते हो? जिसमें पोषण होता है, जो खाना पीना खाता होगा, जो सांस लेता होगा, जो उत्सर्जन करता होगा, जो गति करता होगा, जिसमें वृद्धि होता होगा, जिसमें जो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करता होगा, उसी को तो आप सजीव बोलते हो ना। क्या पत्थर को, बालू को, ईंट गिट्टी सीमेंट, पुस्तक छड़, ये बॉक्स, ये जितने भी अटैची, ये जो भी चीजें आप देख रहे हो जीवन में, क्या इसको सजीव बोलेंगे? क्या कलमिया तुम्हारा एक से दो हो जाता है? क्या कॉपी ऐसे बढ़ के तो नहीं ना? हाँ, वो अलग बात है, बचपन में मोर के पंख पर तेल पिया पिया के अपन काफी बर्बाद कर लेते थे नहीं? तो सब बचपन में हम लोग भी बहुत किए। तो हाँ, कपिया बढ़ के दुगो हो जाएगा, मोरवा का पंखवा दुगो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता। निर्जीव कभी बढ़ते ही नहीं है ना। अपने जैसे जीव, तो ये सजीवों के कुछ अभिलाक्षणिक लक्षण है, इसके बारे में हम लोग समझा जाए। देखिए, कुछ जो सजीव होते हैं ना, उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है, उसमें उपापचय होता है, प्रजनन होता है, प्रतिक्रिया होता है। अब देखो, वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। उपापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रजनन को तो आपको पता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं बेटा, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। वृद्धि किसे कहते हैं बताओ? वृद्धि किसे कहते हैं बताइए? देखिए, जब हम लोग, हमारे शरीर के अंदर ना, शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, मतलब जो भी हम खाते हैं उसका, आखिर उसका कहीं ना कहीं उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे शरीर में कुछ तो विकास होगा ना। हमारे, या तो हमारा भार बढ़ेगा, या लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, या संख्या बढ़ेगा। तो देखो भैया, अगर हमारा भार बढ़ता है, संख्या बढ़ता है शरीर में कोशिकाओं का, तो इसी को तो हम वृद्धि बोलते हैं ना। देखिए, कुछ वृद्धियां होती है जो आंतरिक रूप से होती हैं। अब हमारा भार बढ़ रहा है, तो ये आंतरिक रूप से है। लेकिन अगर संख्या बढ़ रहा है, कोशिकाओं का संख्या बढ़ रहा है, तो ये भी आंतरिक रूप से है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती हैं। अब कैसे? देखिए, वृद्धि को भी हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आंतरिक वृद्धि होता है, तो ये मानते हैं हम लोग सजीवों का लक्षण है, आंतरिक वृद्धि है तो। लेकिन बाह्य वृद्धि कहने का मतलब, अगर मान लो कि, एक मिनट, एक सादा पेज लेना पड़ेगा, आपको समझा रहे हैं, एक मिनट। देखिए, देखिए, हमने क्या बोला? वृद्धि, एक मान लो कि ये कोई बालू का टीला है, ठीक है। ये बालू का टीला है, ये ढेर है, ये रेगिस्तान है, भाई रेगिस्तान है, ठीक है। और इस ढेर का, ये जो बालू का टीला है, इस पर बहुत सारे रेत उड़ उड़ के बहुत सारे रेत उड़ उड़ के इसके ऊपर आ गए, ठीक है। इसके ऊपर जमा हो गए। तो इसका आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले देखो इतना था, अब कितना हो गया? इतना हो गया। तो इसका आकार बढ़ रहा है, इसका मास बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या इसको भी वृद्धि बोलोगे? हाँ, वृद्धि तो बोलेंगे। लेकिन क्या इसको भी सजीव बोलोगे? नहीं सर, ये सजीव नहीं है, क्योंकि यह जो वृद्धि हुई है, ये बाह्य रूप से हुई है। कैसे हुई है? बाह्य रूप से हुई है, बाहर से हुई है। तो जो बाहर से वृद्धि होते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस पर कुछ जमा हो गया है बेटा, ये सब जमा हो गया है। तो क्या ये जो बाहर रूप से जमा है, इसको हम वृद्धि तो बोलेंगे। लेकिन क्या ये सजीवों का अभिलाक्षिक लक्षण है? कहेंगे कि नहीं सर, ये तो नहीं है, नहीं हो सकता है। उसी तरह देखो, अगर हम लोग देखते हैं कि वृद्धि को दो परिवेश में, अगर पौधों में देखते हैं कि वृद्धि कैसा होता है, और जंतुओं में वृद्धि देखा जाए, जंतुओं में तो दो प्रकार से होता है। देखो, पौधों में कैसा वृद्धि होता है? इसमें अपरिमित वृद्धि होता है। अपरिमित कहने का मतलब ये है, इन द सेंस ऑफ अपरिमित, देखो, मतलब कि इसमें
जीवन काल तक वृद्धि होते चला जाता है। लेकिन जंतुओं में एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि होती है। अगर आपका अभी आपका एज कितना है, 17 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 15, 16, 17 के टाइम अभी है आपका, लगभग 20 वर्ष तक आप फिर आपकी लंबाई बढ़ेगी। उसके बाद तो आपका फिर जो कहते हैं ना डायमीटर बढ़ता है, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, पहले आपका प्राइमरी ग्रोथ लंबाई बढ़ेगा। ब्याह शादी हो जाएगा तो फिर आप खैल के है ना, तो ये होता है। हाँ तो, हाँ खान साहब तो कहबे करते हैं कि ब्याह के पहले लड़कियां होती हैं प्रायदीप, संतरी, अब बढ़ के हो जाती हैं प्रायदीप है। तो स्थानगत, देखिए भैया, इसके कुछ जगह पे ही वृद्धि होता है। जैसे आप पढ़े होंगे, अगर कोई पौधा है, पौधा का अगर ये देखा जाए तो पौधा पर उसके तनों पर नोड होता है, नोड, जिसको बोलते हैं नोड, और इन दोनों नोडों के बीच की दूरी को इंटर नोड बोलते हैं। तो ये जो नोड पर ही वृद्धि होता है, अगर ये नोड है तो यहीं से अगर इसका इसका पत्ती निकलेगा। लेकिन जंतुओं में क्या ऐसा होता है, जंतुओं में हर जगह से वृद्धि होता है। अगर लंबाई की अगर बात किया जाए तो उसके हर जगह से होगा, हाथ भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हाथ बढ़ेगा और पैरवा ना बढ़ेगा, पैरवा इतनी रहेगा, नहीं, पैर भी बढ़ेगा साथ ही साथ। तो हाथ पैर आंख नाक सारा कुछ देखो, हम लोगों का जो शेप है ना, आकृति जो हमारी है, वो वो बचपन से लगाई अभी तक से, जिस जैसे आप बचपन में पहनते थे, ठीक है, बचपन में जैसे पहनते थे, एक मिनट, सॉरी, तो बचपन में आप जो पहनते थे उसी तरह अभी तक है। बस उसकी उसका जो क्या उसमें एक विस्तारित रूप आ गया और कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं दूसरा, उपापचय के बारे में। देखिए, उपापचय समझने से पहले एक और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, उपापचय समझ लेते हैं। उपापचय शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी समस्त रासायनिक जो क्रियाएं होती है ना, जैविक क्रिया, उसी को हम लोग उपापचय बोलते हैं। एक मिनट, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया ना, थोड़ा सा आपको, ओ माय गॉड, देखिए, उपापचय समझते हैं। एक मिनट, कहाँ चला जा रहा है भाई। हाँ ठीक है, तो देखिए उपापचय समझते हैं। शरीर के अंदर जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, अभी हमने बताया कि जो भी शरीर के अंदर हो रहा है उसको उपापचय बोलते हैं। शरीर के अंदर क्या हो रहा है सर, देखो, खाना खाते हो, खाना खाते बोलो यस सर, हाँ ठीक है, बोलते रहोगे ना तो ठीक है। तो खाना का क्या होता है, डाइजेशन होता है सबसे पहले, इंजेशन करते हो, डाइजेशन करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हो, तो मतलब अवशोषण करते हो, पाचन करते हो, है ना, अंतःग्रहण करते हो, पाचन करते हो, अवशोषण करते हो, वही सर्जन करते हो, सर्जन जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, अब बताओ, आप क्या करते हो जब आप खाना खाते हो, तो ये जो जटिल अणु रहते हैं, जो जटिल अणु आप भोजन करते हो, तो पहले तो दांत से उसको पीस पीस के छोटा छोटा करते हो टुकड़ा में, तो इसका पाचन में मेनली क्या होता है, जटिल अणु को छोटे 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 टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब सरल अणु में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं ना उपचय, क्या बोलते हैं, देखो कैसे, क्या क्या इसको पाचन बोलते हैं, मतलब ये उपचय का भाग है। देखो क्या क्या होता है, उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन तो कुछ चीज बन रहा है कि नहीं, उत्सर्जित हो रहा है, तो कुछ नया मतलब कि आपने जो खाना खाया, क्या वही कद्दू खाता है, कद्दू निकलता है, कितना दिक्कत होगा बताओ तो नया चीज बन रहा है ना, या मांसपेशी में निर्माण हो रहा है, मांसपेशियों का वृद्धि हो रहा है, मांसपेशियों का वृद्धि हो रहा है, तो ये भी उपचय का ही अंग है ना, उपचय का भाग है। हड्डियों का निर्माण हो रहा है, हड्डियां बढ़ रही हैं, बड़े हो रहे हो, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो लंबे होते बच्चे होते, लड़कियों को भी कैल्शियम की गोली दी जाती है, ठीक है। लेकिन अपचय में क्या हो रहा है, अपचय में हमने देखा कि सर ये पाचन हो रहा है, तो पाचन में कोई भी चीज क्या हो रहा है, टूट रहा है, विघटित हो रहा है। जब विघटित होता है ना, तो उसको वो अपचय बोलते हैं। जब कोई भी चीज टूट जाता है, जटिल अणु से क्या होता है, ये जटिल अणु था, ये कैसा अणु में बन गया, सरल अणु में विभाजित हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी चीज क्या हुआ, टूटा है, और जब टूटता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं, जब टूटता है उसको बोलते हैं अपचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो टूट जाता है, जैसे श्वसन में, रेस्पिरेशन में क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है, श्वसन में आपने लिया, एक मिनट, श्वसन, श्वसन करते हैं आप, तो श्वसन में कोई चीज क्या होता है, जब आप मतलब कि भोजन करते हैं उस पर
उस पर ऑक्सीजन के क्रिया से उसको मतलब दहन किया जाता है, फिर तभी तो आपको एनर्जी प्राप्त होता है। तो श्वसन में भी तो कोई क्या चीज हो रहा है, टूटता ही है ना, तो वो श्वसन हो गया। जैसे ग्लाइकोलिसिस इसी में होता है, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब होता ही है टूटना, इंग्लिश में होता है लिसिस, यल वाई सिस, लिसिस मैंने तोड़ना। हाँ, एक टेक्निकल टर्म है, इसको याद करना पड़ता है, बायोलॉजिकल टर्म को याद करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है ना जब, तो इसको हम बोलते हैं अपचय। ये उपचय और प्लस अपचय मिलकर ही क्या बनते हैं, उपापचय। तो उपापचय क्या निर्जीव चीजों में होती है कभी? कभी निर्जीव में देखे हो कि श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, नहीं ना। तो निर्जीव का ये लक्षण नहीं है, तो आपको याद रखना होगा। इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगाया, देखो यहाँ स्टार लगाया ना, मतलब ये निर्जीव में नहीं होता है, केवल और केवल कहाँ होगा, सजीवों में होगा। तो ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में आई? हाँ, तो समझ में आई तो फटाफट कमेंट में अपना हाँ बताया करो भाई, रिप्लाई दिया करो। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिक्रिया के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में। देखो रिस्पॉन्स किससे बोलते हैं? अगर आप बैठो बताओ, अब फर्स्ट टाइम गए क्लास में, ठीक है, खूबसूरत सी दोस्त ने आपको क्या बोला, हाय बोला, तो आपने भी इधर से हाय बोला, तो रिस्पॉन्स देते हो कि नहीं देते हो? पता चल आपने किसी को हाय बोल दिया, उधर से एक सैंडल उठा के घिंच के लग गया आपके चेहरे पे, तो उसने भी एक तरह से रिस्पॉन्स ही दिया। समझ में आया? तो रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। जो सजीव होते हैं वही रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है ना, सजीव जो होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि सजीव ही रिस्पॉन्स देते हैं? निर्जीव देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं सर, निर्जीव तो हमने नहीं देखा है देते हुए। लेकिन क्या सभी सजीव रिस्पॉन्स देते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ना, कुछ बच्चों का आ रहा है हाँ। सोचिए सोचिए। अच्छा आप एक बात बताओ, कभी इसमें क्या देखते हैं प्रतिक्रिया में, एक आपको स्टिमुलाई दिया जाता है, उत्तेजना दिया जाता है, उत्तेजना, और आप इसके प्रति क्या करते हो, आप रिस्पॉन्स कर देते हो। लेकिन जरूरत नहीं है कि यह उत्तेजना आप, हो सकता है कि भौतिक रूप से दिया जाए या रासायनिक रूप से दिया जाए। देखो भौतिक रूप से आपको एक डंडा मार दिया कोई, हाथ पैर टूट गया, तो आप चुपचाप तो रहोगे नहीं। रासायनिक रूप से आपके माइंड में इस तरह से देखते हो कि शादी विवाह होने के बाद दोनों भाई का बंटवारा कैसे होता है, उसके अंदर रासायनिक रूप से उसको क्या कर दिया जाए, रासायनिक रूप से मतलब कि उसके दिमाग में भर दिया गया है बात को, अब उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं ना। या जैविक भी हो सकता है, कुछ बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। तो देखो, प्रतिक्रियाएं कई रूप में हो सकती हैं, लेकिन हमें कहना, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या सभी जीव, देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सभी जीव, क्या सभी जीव, सभी जीव प्रतिक्रिया देते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। देखिए आप, कभी आप देखे हो ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड कहने का मतलब कोमा में आदमी चला जाता है, लगभग उसका अवस्था मृत अवस्था ही कहा जाएगा। अब उसको कितना भी स्टिमुलाई दोगे आप उसको ना, मतलब जीवित तो है वो, लेकिन वो मतलब उसका रिप्लाई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये बात है। तो कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्वचेतना अवस्था नहीं रहती है उसमें। नहीं नहीं, दारू पीने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दारू पीने वाला तो दो झापड़ मारो खड़ा हो जाएगा, उठ के नहीं खड़ा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो जीवन में उत्तेजित करने के बाद भी वो, है ना, प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। तो क्या वो निर्जीव है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो निर्जीव भी एक तरह से देखा जाए ना, तो एक क्राइटेरिया नहीं बन पाता है। अगर सजीव को बांटने का एक क्राइटेरिया नहीं बन पाता है। सचेतन अवस्था नहीं होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो कोमा में है, वो सजीव है ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रजनन। तो प्रजनन बेटा देखो, प्रजनन, एक मिनट। हाँ, तो जैसे हम लोग बात करते हैं प्रजनन के बारे में, प्रजनन, दांत न चिपरो, समझे ना। हाँ, सर जी हमारे मनवा लगवतिया पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
देखिए यह जो चैप्टर है ना बहुत ही कहते हैं कि संवेदनशील है और इसको आपको जीवन में बहुत मतलब एक एक दौर है जो आपको ये सबके साथ आता है सब मतलब उस दौर से जो व्यक्ति गुजर जाता है उसको इस बात का एहसास होता है। प्रजनन एक नौ मात्र ये सेक्स से आपको इसको जोड़ कर नहीं देख सकते हो। प्रजनन में हम पढ़ते हैं कि जीवधारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका एक अलग चैप्टर है या क्लास 12th में आपको पहला चैप्टर है शायद, हाँ पहला चैप्टर है ना। तो प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल मैं उसका एक थोड़ा सा न्यौछार कर दूंगा आपको। हाँ, क्या बोलते हैं ना। तो प्रजनन क्या है? अपने जैसे जब जीव कोई मतलब कोई भी एक सजीव है तो क्या करता है? अपने जैसे सदृश एक जीव उत्पन्न करता है ना, कोई भी सजीव, कोई भी सजीव। देखो बेटा आप थोड़ा आप ना, क्या नाम है इनका, विकास कुमार, बहुत ज्यादा मतलब कमेंट बाजी छोड़ो, अब इसको याद करो, समझो पहले। कोई भी सजीव अपने सदृश, अपने सदृश, हाँ आप इसके बारे में क्लास 8 में पढ़े होंगे, हाँ। अपने सदृश संतति उत्पन्न करता है। संतति तो मतलब होता है कि प्रोजनी, मतलब अपने समान एक ऑफस्प्रिंग, आप समझ, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसको, मतलब बच्चा समझ लो। हाँ, उत्पन्न करता है। अरे बेटा नहीं प्रजनन होता तो तुम और हम कैसे अभी यहाँ पर पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे होते? क्या बातें करते हो, है ना। आपकी जो मतलब क्या बोला जाए, आपके जहन में जो बातें आती है ना, मुझे उसका रग रग से वाप हूँ मैं। जन्म कहलाता है, प्रजनन जनन एक ही बात है, कहलाता। देखो, हाँ तो आदमी का बच्चा आदमी ना होगा कि बानर भालू हो जाएगा? तुम भी गजब बात करते हो राकेश। याद बात ध्यान दो कि कोई भी सजीव अपने जैसा सदृश, अपने सदृश संतति उत्पन्न करता है, उसको जनन कहते हैं। देखो जनन जीवन के लिए बहुत मतलब कोई भी अगर, अच्छा बताओ, देख रहे हो ना, दिन पर दिन बहुत सारी चीजें विलुप्त होते जाती हैं, विलुप्त हो जा रही हैं। आपने आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा, 10 साल का समय आपको होश ही नहीं होगा, हमारे जगह में मतलब छोटी छोटी गौरैया होना करती थी, अब नहीं काफी हद तक नहीं दिखा दे रहे ये जो क्या बोलते हैं इसको, कोयल हुआ करती थी। अभी तो देखो डायनासोर तो जैसे विलुप्त हो, आज का नहीं, कई करोड़ों वर्ष पहले ही, हाँ इजिप्ट का पिंड के कारण हुआ था शायद, सही बात। लेकिन मैं कहने का चाह रहा हूँ कि जब अगर अपने समान कोई अपना संतति उत्पन्न करेगा ही नहीं, बच्चा उत्पन्न करेगा ही नहीं, तो क्या उसकी जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले जो मतलब उसकी जो आने वाले पीढ़ी है, क्या उसको कैसे वो आखिर कैसे बढ़ पाएगा? तो प्रजना तो जरूरी है। हाँ, ये बात भी जरूरी है कि हमें जैसे कोई भी जीव आप सपोज डेट आप कभी घर में हो, अचानक कोई सांप कीड़ा बिच्छू सांप चील गोजर गोजर कुछ भी निकल जाए, मार देते हो, ठीक है, मार देते हो, अपने डर से मारते हो। को मैं बता दूं कि 93% ऐसे भी कुछ सांप हैं हमारे, हमारे ही मतलब देश की मैं बता रहा हूँ। 93% सांप जहरीले नहीं होते हैं, नॉन वेनोमस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन आप उसको मार देते हो। हाँ मात्र चार, कुछ चार ऐसे करेत वरेत हो गए हैं, मतलब ये अजगर, नहीं अजगर में जहर कहाँ होता है, तो निकल जाता है। करेत हो गए, और अब जिसको थोड़ा, अरे वो क्या बोलते बेटा उसको, हाँ कोबरा हो गया, कोबरा हो गया, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक रसल्स वाइपर हो गया, है ना। और जिसको आप गेहुअन बोलते हो, बड़ा का सांप जिसको नाग बोलते हो, नाग, नागा नागा आज ही पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, जागरूक होने के लिए बता रहा हूँ, अब करो क्लास से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं नहीं। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ये जो आप आपके अंदर जो डर छिपा है ना, ये डर के कारण आप किसी का पीढ़ी समाप्त कर दे रहे हो। तो फिर कहते हो कि नगनिया फोटो खींच ले खींच के मारिया बच्चा। कोई फोटो खींचे ना खींचे, आपको जीवन में ये तो याद होना चाहिए ना कि भाई समझ लो कि आपके आपको आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। हाँ तो जितना हाथ माई का उतने बाबूजी का है, बराबर का है। तो कहने का मतलब है कि आपको जन्म दिया है तो उसका कुछ एकमात्र थोड़ी है कि कुछ एक लक्ष्य भी होना चाहिए ना, ऐसे ही जीवन बर्बाद कर दोगे, ठीक है।
हाँ हाँ, सबको मौका मिलेगा। कोई भी सजीव अपने सदृश संतति उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? जनन। ठीक है। लेकिन क्या बोलते हो, क्या निर्जीव भी जनन करते हैं? नहीं। निर्जीव तो सर जी हमने नहीं देखा जनन करते हुए। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या सभी सजीव, क्या, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या सभी सजीव, क्या सभी सजीव जनन करते हैं? हाँ या ना? बताइए। क्या सभी सजीव, हाँ या ना? रिप्लाई दीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में। आप लोग देते नहीं हो ना, तब देखो, इससे ना किसी का मनोबल नहीं। मैं, हाँ, काफी हद तक से आप लोग को, हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है हाँ में, कई बच्चों ने ना में। सुनो भाई, देखो, देखो इसका सही जवाब हाँ नहीं होगा, ना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अच्छा आप खच्चर नाम सुने हो? हाँ सर, तो रोजा गुरु जी हमको बुलाते हैं बड़ा प्यार से। हाँ तो सुनो बेटा, अब देखो, मेल फीमेल, ये देखो, इसको मेल ऐसे इसी को डोनेट करते हैं मेल से, इसको फीमेल से, ठीक है। तो जो मेल हॉर्स होता है ना, हॉर्स, फीमेल हॉर्स, सॉरी, फीमेल हॉर्स जो होती है, और मेल डंकी जो होता है, डंकी मतलब क्या होता है? गधा। हॉर्स माने घोड़ा। घोड़ा भर के हो गया है। रोजे ये सब लग रहा है ना कि हमारे बारे में सच बता रहे हैं, कितना ईमानदार है ना ये गधा। तो मेल गधा जो होता है, एक मिनट, मेल जो गधा होता है, और फीमेल घोड़ी ना, मतलब मादा घोड़ी, ये दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है ना, मतलब दोनों का संभोग कराया जाता है, तभी ये उत्पन्न होता है क्या? खच्चर। तो देखिए होगे, खच्चर जो होता है ना, इनफर्टाइल होता है वो, मतलब इनफर्टाइल करने का मतलब है ना कि अब ये खच्चर अपने जैसा संतति उत्पन्न नहीं कर सकता, इसके में जनन। अब देखोगे कभी कभी नसबंदी कर दिया जाता है, किसका? सांड का। सांड जैसा लोग है। सब थोड़ा ही प्रोवाइड ना दे, विवेकवा। तो सांड, सांड में भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा काम करता है, नहीं नहीं सॉरी, बैल बहुत ज्यादा काम करता है, सांड नहीं, सांड का, हाँ, ट्यूबेक ट्यूबेक्टॉमी कर दिया जाता है। हाँ तो बेटे वही बात तो मैं समझा रहा हूँ कब से, तो आपको एक ही बात तो मैं बता रहा हूँ ना, कि कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जैसे आप ह्यूमन में ही देख लो, मानव में ही देख लो, क्या सभी सभी लोग का संतान उत्पत्ति होता है? नहीं। कुछ ऐसे मानव युगल होते हैं, मानव युगल, जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उनको जीवित नहीं कहोगे? नहीं सर, उनको भी जीवित कहा जा सकता है। कुछ ऐसे जो वर्कर भी होती है ना, काम करने वाले, कामगार मक्खी, कामगार मधुमक्खी जो होती है, हाँ, कि रानी वर्कर भी जो होती है, वही रानी, रानी भी होती है ना, जो रानी मधुमक्खी, वही केवल संतान उत्पत्ति करती है, कामगार मधुमक्खी नहीं। तो क्या इनको आप जीवित नहीं कहोगे? कहोगे ना, कहोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रजनन करते हैं उन्हीं को केवल जीवित कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर निर्जीव बारे के बारे में बताया जाए, तो पृथ्वी अथवा ब्रह्मांड के में जो भी पाई जाने वाली चीजें हैं, जिनमें जिनका में जान नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब लोग हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि, एक मिनट, जो जीव जीव होते हैं, तो जीवों में बहुत सारे तरह की उनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलता है, ठीक है। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्या क्या हमने देखा, हमारे धरती पे लगभग 17 लाख तरह के प्रजातियां पाई जाती है, स्पीसीज, जिसमें आपको बता दूं मैं कि 1.2 मिलियन क्या है? केवल और केवल क्या है? प्ला केवल और केवल जंतु, ठीक है। और 0.5 मिलियन क्या है? पौधे हैं, पादप है। तो क्या इतना तरह के पौधे और पादप कि हमारी धरती पर केवल निवास करते नहीं, अभी और भी हैं, लेकिन इतना का तो हमने केवल उसका विश्लेषण किया, देखा है, खोजा है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख, तो याद कर लो ये, याद करने वाली चीज नहीं है, मतलब समझ लो कि 17 लाख तरह के
स्पीसीज है। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमारे धरती पर एकदम समाहित हुए हुए हैं। और जितने भी प्लांट्स के जो होते हैं ना, जितने भी पौधे हैं और विशेष तरह के जो स्थान पर पाए जाते हैं विभिन्न तरह के संख्याओं को, उनको हम बोलते हैं वनस्पति जात। ये फ्लोरा बोलते हैं उसको। 0.5 मिलियन आप देख रहे हो, ये फ्लोरा, फ्लोरा इसको बोल सकते हो आप। और फना मतलब प्राणी जात। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं का समूह जो होता है ना, जंतुओं का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल कह सकते हो उसको, क्या बोलते हैं, फना, है ना। तो अब समझ में आया आपको? क्या डाउट है, पूछिए। देखिए, याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद होगा। अभी हमने क्या बताया, अभी तो खाली निछावर उसका परिछौना चल रहा है। फिर अभी का हमने शुरुआती कहाँ किया है। प्राणी जात के बारे में हमने समझा है कि प्राणी जात किसे बोलते हैं और वनस्पति जात किसे बोलते हैं ना। अरे, फना कैसे न, फना मूवी देखे हो आमिर खान का? तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। हाँ, वही फना, वही फना। तो फना से याद कर लेना कौन, प्राणी जात, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए, वर्गीकरण जो पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में, अब वर्गीकरण का जुधारियों का वर्गीकरण करते हैं, तो इसकी आवश्यकता ही क्यों है भाई? क्यों करना है हमें वर्गीकरण, बताइए। आखिर हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना है? तो सबसे पहले एक बात बताओ, अध्ययन की सुविधा खातिर, हाँ, आपको ऐसे ही पॉइंट बनाना है। या इतने बड़ी पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बहुत सारे हैं, तो क्या हम इनको, बताओ, कैसे इनको हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं? तो सर जी, इसका संभव है, नहीं है। एक साथ अध्ययन करना ही संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो अगर बता, आपके पापा आते हैं घर से शाम को और थैला में कुछ सामान लेकर आते हैं, थैला में मार्केट से कुछ व्यू किए रहते हैं, खरीदारी करके सामान लाए रहते हैं, जिसमें बहुत आपके रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत सारे अनेकों चीजें रहती हैं, उसमें सम्मिलित रहती हैं। आप कहो, यूं कहो कि आपको आपके वॉशिंग पाउडर है, सर्फ, सिरमा, निरमा, साबुन, और भी है, खाने पीने की भी चीजें हैं, दालचीनी वगैरह, जाए जो भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसे हैं जो कापी किताब से रिलेटेड है, आपके पढ़ने से रिलेटेड है ना। तो क्या कपड़े भी हो, नए कपड़े भी हो सकता है कि नए साल में लेकर बनवा कर लाए। तो इस थैले में बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या आप क्या करते हो इसका? किचन का सामान किचन में ले जाते हो, है ना। वह बाथरूम का सामान बाथरूम में, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में रखते हो, कपड़े का सामान गोदरेज अलमारी में रखते हो कि नहीं रखते हो? क्या ऐसा करते हो कि नहीं नहीं, चीनी बीनी, बास्केट बिस्किट चीजें ले, और नहाने धोने वाला जितना साबुन सरफ, कपड़ा लत्ता, ये सब उठा के किचन में रख दिए, किचन वाला चीज ले आके गोदरेज में रख दिए, ऐसा तो करते नहीं हैं। तो उसी तरह भाई हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग अलग उसको क्राइटेरिया में नहीं बांटेंगे, नहीं समझ में आएगा, कैसे एक साथ अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। और इसी से तो हमें जैव विकास का भी प्रमाण मिलता है। कैसे? देखो, कैसे कैसे अब बताओ कि कैसे बना। कहा जाता है कि इंसान जो था, बंद, इसका जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो बंदर थे, कभी मानव थे, ऐसे होता है ना, कि ओरंगुटान, फिर हाँ, पढ़े होगे हिस्ट्री में ना, कि कैसे बना, पिथिक, थ्रला मानव, फिर जावा पिथेकस, रामा पिथेकस, ऐसे पढ़ते हो कि नहीं, कि फिर गोरिल्ला, चिंपांजी, फिर उसके बाद बंदर से कैसे कैसे बने ना। तो इंसान बंदरे हैं, अभी वो है, हरकत तुम्हारा बंदरे वाला है। तो पूछ कैसे कट गया, ये सब देखो, इसमें हम लोग मानते हैं ऐसा। कितनी प्रतिशत इसमें सत्यता है, इसकी अभी खोज चल रही है। अब नए पादपों की भी खोज होती है, तो इसमें क्या होता है, फाइलोजेनेटिक ढंग से खोजा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसमें निकाला जाता है। भाई देखो, ये फाइलम का ये पौधा है, फिर इसके बाद ये आएगा, एक कड़ी के हिसाब से चलता जाता है, लेकिन बीच की जो कड़ी मिसिंग रहती है, बीच की कड़ी अभी खोजी नहीं गई है। तो ये बीच की कड़ी को, जो अज्ञात पौधे हैं, पादप हैं, की कमी दिखाई देती है, तो कभी न कभी जब नया पौधा खोजा जाता है, तो उसी वाले कड़ी में उसको फिट कर दिया जाता है। नया कोई पौधा गया तो इसी इसी कड़ी में उसको फिट कर दिया गया। तो अब जो अज्ञात पादप है, उनकी भी कमी कैसे खोजा जाएगा, अगर उसका, जब तक हम लोग उसको वर्गीकरण नहीं करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई? पहले बोलो, आपको ये तीन चीजें आपको समझ में आई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हाँ, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछा करो, आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो, या फिर आप हमारे
तो एक चैनल है, सॉरी, एक मिनट, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाओ। ये हमारा नंबर है 84 29 55 98 67। और यहीं से आपको पीडीएफ का भी लिंक मिलेगा। देखो पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है। आप इस पहले नंबर से जुड़ जाना और नंबर पर आपको लिंक दे दूंगा, फिर आप उससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। क्लास कैसे लेना है इसके बारे में मैं अभी अभी नहीं, कुछ देर बाद बताऊंगा। ये सब चीजें अभी स्टडी टाइम में नहीं पूछा करिए प्लीज। तो संग्रहालयों में पौधों का रख रखाव, एक मिनट इसको साफ कर दो, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना। देखिए, एक या एक मिनट। संग्रहालयों में पौधों का जो रख रखाव होता है, हम्म, कैसे, बताइए तो इसका भी तो हमें, अब देखो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको विशेष प्रकार की वातावरण अनुकूलता चाहिए। कुछ ऐसे गर्मी वाले पौधों को ज्यादा हीट चाहिए। वातावरण उसका तय करेगा कि किस तरह के उसको क्राइटेरिया में डाला जाए, ठीक है। या फिर उसको बहुत अगर अनुकूलता का ज्ञान नहीं रहेगा हमें कि किस तरह के, मतलब ठंडी वाले पौधे को गर्मी वाले में रख देंगे, गर्मी वाले को ठंडी वाले में रख देंगे, तो सारा तालमेल झमेल सब गुड़ गोबर गणेश हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसको अलग अलग तरह से पौधों का जो रख रखाव किया जाता है, कौन सा इंसेक्टिव वर्स है, कौन सा क्या है, तो ऐसे ऐसे पौधों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। तो संग्रहालय में जो पौधों का रख रखाव करने के लिए हमें वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको कुछ डिफरेंसेस थे, आपको बताना जरूरी समझा तो मैं बता दिया। अब हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना, जो देखो जैसे आपने पढ़ा होगा एलगी के बारे में, पढ़ा है कि नहीं एलगी। अरे जिसको आपने बोलता है शैवाल, शैवाल, अरे जिसको आप काई देखे हो ना। हाँ हाँ, कभी देखो होगा, पानी ज्यादा लगता है ना, ज्यादा और काई हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाती है ना। बिस्लहर जैसा होता है, उस पर सब बच्चे सड़क सड़क खेलबो करते हैं इसको। तो ये काई, तो एलगी हो गया। या फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसे कवक होते हैं, फंजाई। फंजाई फंगस नहीं देखो भैया, जितने भी खुजली खसरा सब फंगस। अरे रोडी पर, ब्रेड पर देखो, सफेद सफेद भूरा 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 कलर का हो जाता है जब ज्यादा नमी वाले स्थान पर रख देते हो, तो ये फंगस ही तो है। अरे जो कुकुरमुत्ता देखो, मशरूम देखे होगे, मशरूम सब फंगस है। राइजोपस, ब्लैक रस्ट, ये सब देखे होगे ना, तो ये सब फंगस है। तो देखो कैसे नहीं समझ में आता है, अगर हम लोग उसको एक ही साथ रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए जैसे हमने बताया, क्या बताया, एक मिनट देखिए। अब देखो, आप जानते हो, इतना तो पढ़े होगे, वेल मछली के बारे में जानते हो, वेल, इसको मछली बोलते हैं भले, ये स्तनपायी है, स्तनधारी है। जी हाँ, हमारे हमारे मेमलिया कैटेगरी की है। तो मेमलियन, तो हाँ, पीसेस, बर्ड्स, एम्फीबियम, रेप्टाइल और मेमलियन, ये सब हमने पढ़ेंगे। तो का डेटा, हाँ का डेटा के बारे में, तो ये स्तनधारी जो है, स्तनधारी, ये वेरी गुड। तो ये वेल जो है, वेल दिखती कैसी है भाई, पानी में रह रही है, जलचर है, तो जलचर है तो इसको, अब इसका इसका जो रूप रंग आकृति आपको दिखाई देगा, ये मछली के जैसा है कि नहीं। लेकिन असल में क्या है, अब देखो वेल हो गया, ये चमगादड़ देखो, चमगादड़ को भी उड़ने जैसा। तो ऐसा नहीं कि स्तनधारी नहीं उड़ते, देखो ये भी स्तनधारी है। और शेर देखो, शेर जंगल में रहता है, ये भी स्तनधारी है। स्तनधारी क्या कहलाता है भाई, तुम भी गजब बात करते हो, हैं? जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिस वो हॉट और वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, जिसमें गर्म खून है, समझो। तो ये सब तीनों का देखिए परिवेश ही उसको तय करता है। वेल अलग जगह परिवेश में रहता है, चमगादड़ अलग, शेर अलग, तो तीनों का परिवेश अलग अलग है। अलग अलग परिवेश की वजह से उनको अलग अलग अडेप्टेशन होता है उनका। वता वता उसको बोलते हैं, सॉरी, वातानुकूल उसको बनाता है। उसका वातावरण अलग तरह का है कि नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण के विभिन्न चरण के बारे में। तो सबसे पहले आप अब ये बताओ कि आपको ये क्लास कैसा, मतलब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, डाउट पूछने के लिए मैं अलग से सेशन बना दूंगा, आप उसमें अपना डाउट रख सकते हो, पूछ सकते हो। अभी हम लोग समझते हैं कि वर्गीकरण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, वर्गीकरण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं इसके बारे में समझा जाए। चलिए, वर्गीकरण के विभिन्न चरण, वर्गीकरण विभिन्न चरण, स्टेप क्या क्या लेना होता है वर्गीकरण के लिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ
देखिए क्या करते हैं सबसे पहले, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, घबराना नहीं है, घबराना तो मतलब तो मतलब क्या, इतना भी अब छोटे बच्चे थोड़े ही भाई हैं। आकृति विज्ञान, देखो इसको ना बोलते हैं आकारकी भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको देखने में आकारकी आएगा, तो आप समझ लेना ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, बाहर से देखने वाले मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब कोशिका, सॉरी सॉरी, शारीरिकी बोलते हैं इसको, जी, शारीरिकी, ठीक है। फिर तीसरा पढ़ते हैं कौन सा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोशिका। साइटो मतलब होता है सेल है, सेल मतलब कोशिका, कोशिका विज्ञान। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है फिजियोलॉजी, कारिकी बोलते हैं इसको, फिजियोलॉजी, इसको बोलते हैं कार, ठीक है। तो हम लोग मेनली तीन चार, यही चारों के बारे में हम लोग, यही जो स्टेप है, यही जो चरण है ना, इनको तय करता है किसी भी चीज को वर्गीकरण करने में। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जंतु देखे हो नया, कोई अचानक आपने देखा, तो आपने क्या देखते हो उसमें, पहले आप उसको क्या करते हो, तो उसके बाहरी तरफ से देखते हो कि ये कैसा दिखने में लग रहा है, लग रहा है कि कोई इसके पंख पंख हैं, तो ये कोई पक्षी होगी, है ना। फिर आप देखते हो कि नहीं नहीं नहीं, इसमें स्तन भी पाए जा रहे हैं, तो ये मेमेलिया होगी। तो ऐसे आप बाहर से देखते हो, फिर आप फिर उसको आप अंदर से जाकर देखते हो कि भाई उसको फिर चीर फाड़ करके देखा जाता है कि नहीं नहीं, इसके में ये चीजें पाई जा रही हैं, है ना। तो ये एनाटॉमी कहलाता है, जब उसका आंतरिक रूप से देखते हो, अध्ययन करते हो। फिर उसके एकदम कोशिका लेवल पर पहुंच गए हो कि नहीं नहीं, इसमें ये कोशिका पाई जा रही है, ये कोशिका है कि बहु कोशिकीय, तो साइटोलॉजी है। फिर उसका कार्य की इसका फिर अध्ययन करते हो कि कैसा काम करता है। अरे इसी को नहीं, इसके प्रजातियों को, अब एक ही को चीर-फाड़ कर दोगे, इसी को साइटोलॉजी कर दोगे, तो फिर कहाँ से। तो इसके कार्यकी के बारे में देखते हैं कि क्या काम करता है ये। तो ये सब चीजें हैं जो हमें विभिन्न चरण हैं जो हमें वर्गीकरण में थोड़ा सा आसान बनाते हैं ना। अब ऐसे समझो, छोड़ो छोड़ो, अब तो आप ही के व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझ आ रहे हैं। आपके भैया के शादी होने वाला है, तो भाभी का सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ तो क्या देखते हो कि भाभी बड़ा खूबसूरत है, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, हाँ भाई। तो ये मॉर्फोलॉजी है। बाहर से देखे हो कि भाभी अच्छी, वही भाभी जब आपके घर में गृह प्रवेश होता है, एक लोटा घींच के मारती है, मतलब मारती नहीं है, घर में अंदर आती हैं, जैसे दाखिला होता है, धीरे धीरे ये अपने, है ना, अपने यहाँ मायके से, अम्मा से कुछ ट्यूशन क्लास लेती हैं, अगल बगल से लेती हैं, तो फिर इस घर का बात उस घर में, उस घर का बात इस घर में, ऐसे ट्रांसफर होने लगता है। कौन कितना किसका ब्याह शादी को करोड़ों रुपया खर्चा होता है, कैसे कर्जा लेकर ना। हाँ, उसे कहते हैं जोश में होश गंवाना। तो धीरे धीरे भैया भी बड़ा भाभी से वादा वादा कर देते हैं कि हम वही करेंगे, हम करेंगे, आपको ये एकदम रानी बना के पलकों पर बैठा कर रखेंगे। बाद में पता चलता है कि भैया के खुदे नहीं अपने समर्थ है, तो क्या करेंगे। तो चीजें दोनों तरफ से होती हैं, तो क्या होता है फिर बाद में पोल पट्टी खुलता है, मतलब आंतरिक रूप से उसका अध्ययन पता चलता है। फिर ओहू के बाद देखा जाता है कि ना, अरे भैया ये जो गहनवा लिया गया था ना, ये गहनवा इहो के लिए अभी कर्जा भरना है। भैया जो गहना चढ़ा रहे थे, जितना दहेज मिला था वो तो ठीक है था, और जितना खर्चा हुआ अगड़म बगड़म, इसका भी तो बाहर से पोल पट्टी चलता है कि नहीं, जो मकान में रह रहे तो किराया का मकान है। तो ये सब और साइटोलॉजी, फिर बाद में ये अपना कार्य की दिखाती हैं, तब फिर रवैया कुछ दिन अनस्टेबल रहता है, फिर धीरे धीरे स्टेबल हो ही जाता है। जीवन भाई 7 जन्मों का है, तो बंधन है ना एक वैवाहिक जो दिन भर से लगाई, रात भर 4-5 दिन यही काम काम चलता है। इसीलिए न करते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज हो तो देखते ही हो। तो हाँ, मैरिज के बारे में बड़ा कितना खुशी हो रही है सब बात सुन सुन के नहीं। तो अभी हमने क्या समझा कि सबसे पहले बाहर देखते हैं, रंग रूप आकृति देखते हैं, लेकिन बाहरी रूप रंग आकृति में कुछ नहीं भी देखो, अंदर से जिसके बारे में समझना है ना बेटा, उसके मन की गहराइयों को समझो, उसकी आत्मा, उसके भावनाओं को समझो, तब आपको कोई भी मैरिज अच्छा है। देखो कहते हैं ना, साधु का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। तो अब इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, हमको अभी हमको काम करना है भैया, काम कर लेने दो बेटा, बबुआ, छुटकी। हाँ, तुमको भी बोले रहे हैं, बहुत अंदर अंदर शर्मा रही हो ना। देखो, ये सब काम तब तक अच्छा लगता है जब तक आपके पास, आप एक सक्सेस, आप सफल हो जाओगे ना। देखो आज
जो सफल है, कहते हैं ना कि जो बनेगी आलिया उसको मिलेगा कालिया। तो यही बात है। तो सक्सेस हो जाने के बाद ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और अच्छा आनंद भी आता है। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण। देखो बेटा, क्या किए पहले आइडेंटिफाई किए, उसका पहचान किए ना। तो पहचान करने के बाद उसको कुछ फलनवा ढकनवा कुछ तो नाम दोगे। अरे भाई, कुछ भी, जैसे बोटेनिकल नाम दिया जाता है नोमेनक्लेचर में, जियोलॉजिकल नाम दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब जब नए प्रकार के नए प्रकार के नए प्रकार के, ठीक है, जब नए प्रकार के जीव जीव मैं जीव की बात कर रहा हूँ, जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, तथा जीवधारी, यहाँ दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, ये ध्यान दिया करिए। जीवधारियों जीवधारियों का पहचान, जब नए तरह के जीवधारियों का, नए प्रकार के जीवधारियों का पहचान कर लिया जाता है लिया जाता है। पहचान को भी बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन बेटा, आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान कर लिया जाता है, तो इसे विश्व स्तर पर उसको समझाना पड़ेगा ना, दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैंने इस जीव को खोजा, तो विश्व स्तर पर पहचान दिया जाता है। ताकि देखे हो कि आप गूगल में मार देते हो सर्च कि कौन सा नया तरह का एकदम, मतलब विचित्र प्राणी देखे हैं, तो ये कैसे बता देता है गूगल? आखिर गूगल पर भी तो कुछ डाटा चढ़ाया गया होगा, कहीं ना कहीं इसको खोजा गया होगा। तो देने के लिए, एक नए पहचान देने के लिए क्या किया जाता है? वैज्ञानिक नामकरण वैज्ञानिक नामकरण नामकरण ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पद्धति का क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो जब, अब विश्व स्तर पे भी बताना पड़ेगा इसको कि कैसा है, क्या है, कौन सा जीव है। तो इसमें हम वर्तमान में, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में वर्तमान में ठीक है, वर्तमान में द्वि नाम पद्धति का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। नाम सॉरी, द्वि नाम पद्धति पद्धति का प्रयोग किया जाता है किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा पद्धति प्रयोग किया जाता है? द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति क्या है बेटा, और किसने दिया था ये द्विनाम? सॉरी, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति, बाई इसको बोलते हैं बायो, ठीक है, बाइनोमियल, सॉरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर इसको हिंदी में बोलते हैं बाई, मतलब होता है बाई ट्राई, है ना, क्वार्टर, सब याद रखना। बाई मतलब होता है दो, ट्राई माने तीन। द्वि नाम, नोमियल मतलब क्या होता है? नाम। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण पद्धति के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो इसको कैरोलस लिनियस ने समझाया था। इसका इसका जो जनक बोला जाता है ना, जनक, इसके पिता कौन बोला जाएगा? ये ये हो गया कैरोलस लिनियस। कैरोलिस लिनियस इनका नाम था, पूरा नाम। आपको लिनियर लिनियस कहीं दिखाई देगा तो याद रखना, लिन ऐसे लिखा रहता है, ये लिनियस जी निकल जाता है। ठीक है, सन 1758 की बात है। देखो 1758 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूँ, जिस समय हमारा बंगाल में क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो याद रखना, इन्होंने इसका नाम लिखा था सिस्टमा सिस्टमा नेचुरी। एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने सुझाया था। तो इसमें क्या किया था ना कि 4236 कुछ ऐसे ज्ञात जाति थे, तो उनका उसने क्या किया, जातियों का वर्गीकरण किया। क्या किया? वर्गीकरण किया।
ठीक है, 4236। ये सब नहीं आपसे पूछेगा, बस आपको याद रखना है कि आधुनिक अगर पूछेगा आपसे तो क्या पूछेगा, आधुनिक, ठीक है, वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण के जनक। अभी न कहना सर जी, जनक का पिता कहाँ लिखा रहता है, माता कहाँ लिखा रहता है, ये सब बायोलॉजी के टर्म है बेटा, ये सब याद रखना पड़ेगा। फादर ऑफ बायोलॉजी, अब मदर ऑफ बायोलॉजी थोड़ी लिखेगा, नहीं लिखता है ना। अब हर जगह माँ है, देखोगे कि भारत माँ है, गाय माँ है, धरती माँ है, दुर्गा माँ है, काली माँ है ना। गाड़ियों में अधिकतर माइये का प्रयोग होता है, तेरी माई के तेरे, सॉरी। तो हर जगह मायर है ना। तो नहीं, देखो डॉटर सेल, मात्र को सिखाएं, ये सब बायोलॉजी में भी देखोगे तो कई कई माँ का भी नाम आता है, ऐसी बात नहीं है। अभी ये समझो बस, कैरोलिस लेनियस कौन है, कैरोलिस लिनियस, ये याद रखना। तो अभी क्या बोल रहे थे, जैसे अभी एक मान लो कि हम आम का वैज्ञानिक नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखना, आम का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नाम, देखो ध्यान से देखो, आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा, मैजीफेरा इंडिका, इंडिका, किसका नाम है ये, आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इसमें मैजीफेरा जो देख रहे हो ना, ये जाति को बता रहा है, नहीं सॉरी, ये वंश को बता रहा है। पहला जो होता है ना वंश बताता है, ये दूसरा क्या बताता है, जाति बताता है। तो याद रखना, दूसरा स्पीसीज को बताता है, स्पीसीज, और पहला क्या बताया, जीनस, पहला जात, पहला जो होता है जीनस को बताता है, दूसरा जाति को दिखाता है, ठीक है। देखिए एक नया पेज पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ, मानव का वैज्ञानिक नाम, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मानव का वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछेगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बताना कि होमोसेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, होमोसेपियंस किसका जूलॉजिकल नाम है, यह है मानव का बॉटनिकल, बॉटनिकल नहीं, वनस्पति नाम थोड़ी है, मानव जूलॉजिकल नाम बोल रहे हैं, सॉरी। तो ये है, तो पहला होमो क्या है इसमें, होमो इसमें वंश है, और सेपियंस क्या है, सेपियंस ये है जाति। तो पहला अक्षर जो होता है ना, जो वो होता है वंश का, और दूसरा, देखो आप पढ़ोगे ना कि आईसीबीएन, फिर आप समझोगे आईसीजेडएन, ये दोनों आप, आपको याद रखना, देखो आई से होता है ना इंटरनेशनल, इंटर अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल, यानी इंटरनेशनल, ये बीच में आएगा पॉपअप, इसको इग्नोर करना है। कोड ऑफ बोटनिकल, बोटेनिकल और नोमेनक्लेचर, बोटनिकल, ये आई नहीं होगा, बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बोटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का क्या होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ, कोड ऑफ जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। देखो मेरे प्यारे बंधु, कुछ चीजें होती है ना जो नियम से चलती हैं, नियम से चलना भी पड़ता है, जरूरी है, चलना चाहिए। कि क्या है ना कि जो बेलगाम घोड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसको बाद में काफी हद तक दिक्कत होता है। इसी तरह द्विनाम जो पद्धति है, जो बाइनोमियल ये है नोमेनक्लेचर, इसमें आपको कुछ नियम का समंजस होता है, इसमें कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, ताकि आप जो सार्वजनिक नियम है, सार्वजनिक नियम है, सबको इसका पालन करना पड़ता है, ताकि इसको सुचारू रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पद्धति के सार्वजनिक नियम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कि विश्व के किसी भाग में, विश्व के, विश्व के किसी भाग में, ठीक है, विश्व के किसी भाग में, ठीक है, उद्भव हुआ है, कोई भी चीज खोजा गया है, उद्भव हुआ है, ठीक है, को उद्भव हुआ है, ओरिजिनेट को बोलते हैं इसको, उद्भव हुआ, ठीक है, कहीं भी हो, लेकिन
इसको लेकिन, इसको लैटिन भाषा में लिखते हैं। इसको लैटिन, लैटिन एक भाषा है प्यारे बच्चे, इटली में बोला जाता है। इटली में एक देश है, लैटिन भाषा में, जैसे ग्रीक हो गया ना यूनानी, तो उसी तरह लैटिन भाषा में ही लिखते हैं। अब अंग्रेजवा खो जाता है, अंग्रेजों ने अपना नियम बनाया ये भाषा में के रूप में है, रूप में ही ये क्या होगा, ये रूप में ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा अगर नियम की अगर बात कर लिया जाए तो जो लैटिन अक्षर जो लिखा जाएगा ना, लैटिन अक्षर जिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जिसका मतलब स्पीसीज पहले जीनस का नाम लिखा जाएगा, तो लैटिन नाम का जो पहला अक्षर रहेगा, पहला अक्षर, पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर वंश नाम रहेगा। किस चीज के बारे में रहेगा? जीनस का नाम रहेगा, तो वंश नाम में रहेगा, है ना। और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा संकेत पद, संकेत पद क्या रहेगा? दूसरा संकेत पद रहेगा बेटा स्पीसीज। हमने बताया ना, दूसरा क्या होता है? जाति के नाम से रहता है। तो ये है जाति, मतलब वो राजपूत ब्राह्मण भूमियात कुमार नहीं है बेटा। जाति का मतलब होता है ना, ये हमने बताया होमोसेपियंस, सेपियंस एक जाति है, ठीक है। सेपियंस नाम समझोगे तो समझोगे हाँ ये मानव जाति से रिलेटेड है। अगर अगर मान लो इसको हाथ से लिखते हो, हाथ से, एक मिनट, अगर इसको हाथ, ठीक है, हाथ से लिखे जाने पर, लिखे जाने, लिखे जाने पर, हाथ से लिखे जाने पर शब्दों को, शब्दों को, ठीक है, शब्दों को क्या करेंगे? अलग अलग रेखांकित, अलग अलग रेखांकित करेंगे, रेखांकित, अलग अलग रेखांकित। तथा दूसरा, तथा छपाई में, छपाई जब इसका होगा, छपाई में तिरछा लिखा जाता है, तिरछा, थोड़ा सा इसको, है ना, हाँ, तिरछा करके, तिरछा लिखना चाहिए, इटैलिक लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होना चाहिए। जैसे आपने लिखा होमो, तो ऐसे कर दो, सेपियंस, तो ऐसे कर दो। ये हाथ से लिखते समय, और जब आप, मान लो कि आप क्या बोलते हैं, जब आप इंग्लिश में लिखते हो, जैसे आप छपाई करते हो, तो एक मिनट, जब आप छपाई कर रहे हो तो ऐसे होमो, है ना, तो हो, हैमो लिखा गया, होमो, ठीक है। तो होमो जब लिख रहा है तो इसको क्या करेगा? थोड़ा सा तिरछा कर देगा। इसको क्या करेगा? इसको थोड़ा सा तिरछा कर देगा, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है ना, तो इसको रिप्लाई भी क्या करो बेटा, रिप्लाई करोगे तब, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा उस टाइम यही वाला दब गया था ना। ओहो, हम्म, इसको, ओह माय गॉड, काफी चीजें हैं जो हमें अभी तक से, मतलब हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चल, इसी से मिटा देते हैं। हम्म, चलो खैर दूसरा पेज ले लेते हैं। अच्छा आप बताओ, आपको ये क्लास मतलब कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो बने रहिएगा। देखिए चौथा क्या है, एक मिनट समझ लेते हैं इसको। चौथा क्या कारण है, क्या नियम है? पहला जो अक्षर होगा ना, पहला जो अक्षर होगा, वंश नाम जो रखा, वंश नाम, पहला जो अक्षर वंश नाम का जो होगा, वो बड़े अक्षर में होगा। कैसे अक्षर में? कैपिटल अक्षर में। और तथा दूसरा जो होगा, तथा दूसरा जो होगा, दूसरा, ये जाति का जो होगा, जाति का जो आप लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होगा। ऐसा, स्मॉल लेटर में। तो आपको समझ में आ गया?
कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। पहला जो वंश नाम होगा वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर में। और दूसरा जो जाति नाम होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, स्मॉल लेटर में। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, आपका ये जो सिलेबस है ना, ये कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है। हाँ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं कहीं छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये जो वीडियो है ना बहुत लंबी हो रही है, तो प्लीज अभी हमें थोड़ा सा बस वक्त दीजिएगा, ताकि मुझे इसको सारा सेटअप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे फिर पुनः मिलता हूँ इसी के नए अगले वाले हिस्से के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।